नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगे। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित करेंगे। ये संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संबोधन के प्रसारण के लिए बड़े स्क्रीन समेत यूनिवर्सिटी की सजावट भी की गई है। वर्ष 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये पहला मौका है जब देश के पीएम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको मालूम है सजी है और एक बहुत बड़ी सैयद की मिशन और विजन को रिविजिट करने का दिन है। सैयद की काबिशों और कोशिशों से ये तामीर मादे दसगाह जिस तरह से बना है उसको याद करने की जरूरत। लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संगठन ने प्रधानमंत्री के संबोधन के विरोध का फैसला किया है। ये छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का भी उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष इस विज्ञान महोत्सव की थीम है स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। 22 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव का आयोजन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के मौके पर किया जाता है, जो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलता है। इस कार्यक्रम का समापन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों किया जाएगा। IISF 2020 का लक्ष्य वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मक गहन सोच, समस्या समाधान और टीम वर्क पर जोर के साथ युवाओं में 21वीं सदी के कौशल का विकास है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री शाह के दौरे पर पलटवार किया। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिल्ली से आकर बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और देश को अलग अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल दौरा खत्म करते वक्त अमित शाह ने राज्य में भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन के कई आंकड़े पेश किए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसका जवाब मंगलवार को देगी। इस बीच उन्होंने ये जरूर कहा कि कौशल विकास, MSME, सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका राज्य नंबर 1 है। राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा मुफ्त है। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि क्रिसमस पर राष्ट्रीय अवकाश होता था, मगर बीजेपी सरकार ने आते ही इस अवकाश को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि 2011 से जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तब वार्षिक क्रिसमस कार्यक्रम शुरू किया गया था और बंगाल में यह हमेशा जारी रहेगा। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ उनके इस बयान को ईसाई धर्म की ओर खेला राजनीतिक कार्ड मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। 1 मिनट में ये रिपोर्ट भी देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार जल्दी ही बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो पवार साहब स्वयं ही ये वेस्ट बंगाल भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीनना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से पवार साहब की ममता जी से और देश के अन्य नेताओं से बात हुई है और कुछ न कुछ रणनीति बना के आगे काम किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे को एनसीपी केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विरोध बता रही है। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 200 सीटों वाले दावे पर ट्वीट कर कटाक्ष किया।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 200 सीटों वाले दावे को खारिज करते हुए एक ट्वीट कर कहा कि ये उन सभी समर्थित मीडिया वर्ग के लिए है। बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कृपया इस ट्वीट को बचाकर रखें और अगर बीजेपी इसे बेहतर करती है तो मुझे ये स्थान छोड़ देना चाहिए। इस पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इसका जवाब देते हुए कहा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर के ट्वीट में यह साफ नहीं कहा गया कि वो कौन सा स्थान छोड़ेंगे, ट्विटर का या फिर चुनावी रणनीति बनाने का। बंगाल में चुनावों का दौर आने से पहले ही लोगों को धमकियां देने का काम भी शुरू हो गया है। 1 मिनट में खबर देखिए। इन दीवारों पर लिखी गई ये लाइनें बांग्ला में है। ना ही इनमें कोई सूचना लिखी है और ना ही किसी तरह का प्रचार किया जा रहा है, बल्कि यहाँ जो लिखा है वो जानने के बाद आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर की है। इन पर लिखा हुआ है कि टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर खून की गंगा बहेगी। देखिए, ये चुनाव कमीशन के हाथ में है और गृह मंत्रालय को भी और माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने बार बार सूचित किया है कि ये परिस्थिति है, लोगों के मन में डर है और चुनाव कमीशन को भी हमने लिखित हर एक बिंदु दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। उधर टीएमसी ने इस पूरी घटना में पार्टी का हाथ होने की बात को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि ये टीएमसी को बदनाम करने की साजिश हो रही है ताकि चुनावों में इसका लाभ लिया जा सके। अब ये धमकियां किसने लिखी हैं और क्यों लिखी हैं, ये तो साफ नहीं हो सका है। किसान आंदोलन में एक गुट लगातार कानून रद्द करने की बात कर रहा है, तो वहीं कुछ किसान इस बिल को फायदेमंद भी बता रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सोमवार को आंदोलन के 26वें दिन किसानों ने भूख हड़ताल की शुरुआत की। इस बीच किसानों ने कहा कि सरकार चिट्ठी और बातचीत के प्रस्ताव पर बात करके आंदोलन को गुमराह करने की बात कर रही है। इससे पहले किसानों ने ये भी ऐलान किया कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे। हालांकि इस बीच जी न्यूज ने इस कानून को लेकर कई किसानों से बात की, जिनका ये मानना था कि इन कानूनों का फायदा आगे चलकर दिखाई देने लगेगा। ये जितने विपक्ष के लोग हैं ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को फायदा ना हो। किसान को फायदा तो गवर्नमेंट को फायदा। किसान अगर इनको इतना ही इस बिल में दिक्कत है तो भाई 3-4 साल के लिए हम लोग तैयार हैं, इसको लागू करा के देख लो। बाकी वोट तो हमें देनी है। अगर हमें दिखता है कि बिल बकवास है, बेकार है, हमने लूट लिया गया, तो वोट क्यों देंगे फिर इस पार्टी को? आप लोगों को देंगे। तो मेरा मानना है कि सिर्फ ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है। नए कानूनों के विरोध में किसानों ने सोमवार को भूख हड़ताल शुरू की है। हालांकि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि किसानों के साथ वो वार्ता के लिए तैयार है। आज जम्मू कश्मीर में हाल ही में खत्म हुए विकास परिषद के चुनावों की मतगणना हुई। जम्मू कश्मीर में आज विकास परिषद के चुनावों की मतगणना की जाएगी। मतगणना सुबह 9 बजे सभी जिलों में शुरू होगी। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद घाटी में ये पहला चुनाव था। इन चुनावों में कुल 280 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग हुई। इन चुनावों में कुल 4181 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 3331 थी, जबकि 450 महिला उम्मीदवार थी। 8 चरणों में ये चुनाव हुए थे और 8 के 8 चरण जो हैं शांति प्रिय चुनाव जम्मू कश्मीर में होना अपने आप में इस चीज़ की जो है निशानी है कि लोग जो हैं डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं और शांति और डेवलपमेंट के लिए लोगों ने इस बार जो है वोट किया है। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कश्मीर की मुख्य धारा से जुड़ी 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर गुप्कार गठबंधन बनाया था। गुप्कार गठबंधन का मुकाबला केंद्र की बीजेपी से है। और डीडीसी चुनावों की मतगणना से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आज डीडीसी चुनावों की मतगणना का दिन है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि डीडीसी चुनावों को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई
डेमोक्रेसी की जीत हुई है। तो दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन का कहना है कि उनके पास चुनाव जीतने वाला नेतृत्व था। देखिए, राय भी है और उम्मीद भी है कि पीएचईडी बड़ी अच्छी कामयाबी से हमकिनार होगी, और इसलिए कि माहौल भी पीएचईडी के हक में था और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जहाँ जहाँ भी हिस्सेदारी थी मिल के काम किया, उसका समर हासिल होगा ही होगा। डीडीसी चुनाव केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने वाले फैसले पर भी सही गलत की मुहर लगाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को निधन हो गया। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 13 दिन से दिल्ली के एस्कॉट्स अस्पताल में भर्ती थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में मोतीलाल वोरा के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिग्गज नेताओं ने मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक जताया। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर कार्य किया। वो ऐसे नेता थे जो दशकों तक चलते रहे। उनके निधन पर मैं दुख प्रकट करता हूँ और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। आज दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खबर है कि कई बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार गृहनगर दुर्ग में किया जाएगा। और अब 1 मिनट में जानते हैं देश भर में कोरोना का क्या है हाल। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 24,337 नए मामले सामने आए, जबकि 333 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 25,709 लोग ठीक भी हो गए। देश में कोरोना से 1,55,560 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 96,06,111 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 3,03,639 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,45,810 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 95.53% हो गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन जनवरी 2021 तक आने की संभावना जताई है। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। इधर दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या पिछले 4 महीनों में पहली बार 10,000 से भी नीचे चली गई है। दिल्ली में आज 1,000 से भी कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 803 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 27 लोगों की कोरोना से जान चली गई। वहीं इस दौरान 1,669 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,17,808 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,98,249 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,255 लोगों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 10,304 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 96.83% पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.67% है। कश्मीर में सोमवार से चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है, मगर इस बार चिल्ले कला में ठंड का असर काफी ज्यादा है। कश्मीर में चिल्ले कला शुरू हो गया है, यानी जमा देने वाली ठंड के 40 दिन। कल पहले ही दिन यहां ठंड का असर देखिए। झरने बहते बहते जम गए हैं। बर्फ का झरना हिंदुस्तान में तो आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। जितनी तेजी से तापमान नीचे जा रहा है, ये झरना आने वाले दिनों में पूरी तरह जम जाएगा। ऐसे में गुलमर्ग आने वाला हर पर्यटक इस झरने को देखने जरूर पहुंच रहा है। यहाँ बहुत ही सुंदर जगह है, पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है। जन्नत है तो कश्मीर में ही है। सिर्फ झरने ही नहीं, घरों तक जाने वाली पाइपलाइन से भी अब पानी नहीं निकल रहा। इसमें पानी जम गया है। तस्वीर देखिए,
ऐसा लग रहा है जैसे नल में से पानी नहीं बर्फ निकल रही है। पहाड़ों से टपकता हुआ पानी भी जम चुका है। जमी हुई नुकीली बर्फ शीशे जैसी चमक रही है। गुलमर्ग में इस वक्त आपको या तो आसमान से गिरी बर्फ दिखाई देगी या फिर जमा हुआ पानी। और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी पर्यटकों को यहां पर छुट्टियां बिताने के लिए मजबूर कर रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी लोगों के लिए छुट्टियों का बहाना बन गई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की हैं। मनाली में पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बर्फबारी के बाद ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब बहते झरने भी जमने लगे हैं। सिर्फ झरने ही नहीं, मनाली में झील और तालाब सब कुछ बर्फ बन गया है। कुदरत की इस खूबसूरती को देखने दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। पहाड़ की ढलानों पर जमी बर्फ का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अलग ही हैप्पी मोमेंट है और हमारा भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम चल रहा है जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ मनाली ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के नाहन में भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऊपर सफेद बादलों से घिरा नीला आसमान और आसमान को छूते ये पहाड़ बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक ने अपने परिवार के लिए मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बता दूं। एक और राज्य में धोखे से या जबरन धर्मांतरण करने के मामले लगातार सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ एक शख्स ने अपने परिवार के लिए अपना धर्म बदलकर एक मिसाल पेश की है। युवक का नाम कासिम खान था, जो अब कर्मवीर के नाम से जाना जाएगा, जबकि पत्नी का नाम अनीता, बेटे अयास का नाम बदलकर आशुतोष और बेटी का नाम कशिश होगा। हालांकि धर्मांतरण के बाद कर्मवीर ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। धीरे धीरे जैसे मुझे मालूम पड़ा कि भाई हमारी नहीं है, जो हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, ठीक है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पूर्वजों में वापसी जाना चाहता हूँ, अपने घर वापसी जाना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ योगी जी से और मोदी जी से ये चाहता हूँ कि मैंने जो हिंदू धर्म में आया हूँ मेरी सुरक्षा की जाए। कासिम ने अलीगढ़ के आर्य समाज मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ हिंदू धर्म को अपनाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य के घर को प्रशासन ने ढहा दिया है। जेसीबी से ध्वस्त कराया जा रहा यह आशियाना कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य का है। प्रशासन ने इस मकान को अवैध निर्माण मानते हुए इस पर जेसीबी चलवाई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम मौके पर मौजूद रहे और किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात था। प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य जगदीश टैगोर ने घर बनाया था वो सरकारी जमीन थी। इस जमीन को खेल का मैदान बनाने के लिए खाली रखा गया था, मगर जिला पंचायत सदस्य ने इस पर अपने सपनों का आशियाना बना दिया। इस जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.